हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पर ज्वालामुखियों का वितरण पढ़ेंगे और जहां पर ज्वालामुखी आते हैं वहीं पर भूकंपीय क्षेत्र होते हैं। तो इन ज्वालामुखी और भूकंपों के जो वितरण है कहां कहां पर फैले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ज्वालामुखियों की बात करूं दोस्तों, तो उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। भी इनके वितरण के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला, उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्रशांत का अग्निवलय क्षेत्र भी उसको हम कहते हैं। सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, थर्ड पर मध्य अंटार्कटिक श्रृंखला, और फोर्थ नंबर पर जो भी रिमेनिंग क्षेत्र के ज्वालामुखी बच गए हैं वो सारे इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो पहले तो नाम देख ली, प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला। तो नाम से आप मतलब निकाल पा रहे हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर की श्रृंखला प्री प्रशांत महासागरीय, मतलब प्रशांत महासागर है और उसके चारों ओर की श्रृंखला है, उसी को प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला बोला गया है। तो अब देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर की श्रृंखला को, कि जैसे ये प्रशांत महासागर है, ये वाला पार्ट प्रशांत महासागर है और ये वाला पार्ट भी क्या है, प्रशांत महासागर है। तो जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर का क्षेत्र, जैसे यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से, कि दक्षिणी अमेरिका से शुरू होता हुआ फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अलास्का, फिर इधर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से आएंगे हम इधर जापान का क्षेत्र, फिलीपींस, इंडोनेशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये जो लाइन है ये प्रशांत महासागर के चारों ओर की लाइन है। तो इस लाइन पर जो भी ज्वालामुखी होंगे उनको बोलेंगे प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला के ज्वालामुखी बोलेंगे। तो इन पर कौन कौन से ज्वालामुखी है प्रेजेंट है और कौन कौन से महाद्वीप में प्रेजेंट है, उनके क्या क्या नाम है, वो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो RAS 2021 में प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला पर ही बेस क्वेश्चन आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, कि जैसे ये है, मैंने इसको, ये जो पीली लाइन है ये प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला को आपको दिखाती है। तो इस पर देखते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो पीली लाइन है ये देखो, यहाँ से नीचे दक्षिण अमेरिका से शुरू होती हुई इधर फिर उत्तर अमेरिका, फिर अलास्का वैसे अमेरिका का USA का ही पार्ट होता है। अलास्का से होती हुई फिर इधर जाती है, ये एशिया की तरफ जाती है, तो इधर जापान है, जापान के बाद आपका फिलीपींस आ गया, फिलीपींस के बाद मलेशिया आ गया, मलेशिया के बाद आपका नीचे आएंगे हम तो ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र है आपका, वो इसके अंदर आता है प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला के अंदर। तो इसमें कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं उनकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दक्षिणी अमेरिका की। तो आपको ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, अगर इसके बारे में लिखने आता है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में 2-4 लाइनें लिख दो, इसके बाद 1 बाय 1 आप एग्जाम्पल शुरू कर दो लिखना, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो जैसे ये एंडीज़ पर्वत है, ये आपका क्या है, एंडीज़ पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। तो एंडीज़ पर्वत कैसे बना होगा, इधर प्रशांत महासागर है और इधर दक्षिण अमेरिकी प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है, तो दोनों के अभिसरण से आपका जो नवीन वलित पर्वत बना है वो है एंडीज़ पर्वत। तो इस नवीन वलित पर्वत पे जो भी ज्वालामुखी होंगे वो देखते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले है कोटोपैक्सी इक्वेडोर के अंदर प्रेजेंट है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा चिम्बोरेजो, ये भी इक्वेडोर के अंदर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा पीचू पीचू, ये पेरू के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद लास्ट है ओजस डेल सलाडो, ये भी आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपका उपस्थित है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, आपको ये ज्वालामुखी दे रखे होंगे और सामने पूछ लेंगे भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर प्रेजेंट है और कौन सा ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप के अंदर प्रेजेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने दक्षिण अमेरिका के ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ा। अब ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर आप उत्तरी अमेरिका आ गया। तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपका रॉकीज पर्वत है। तो रॉकीज पर्वत भी इसी प्रकार महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से बना हुआ है। ये भी नवीन वलित पर्वत है। तो जितने भी नवीन वलित पर्वत है सबके अंदर ज्वालामुखी, बोलो उन्हीं में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, नवीन वलित पर्वतों के अंदर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो रॉकीज पर्वत के जो ज्वालामुखी है वो हैं, देखिए, एक तो शास्ता है USA के अंदर,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, एक रेनडियर है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर ही दोनों ज्वालामुखी, एक रेनडियर एक शास्ता। इसके अलावा अगर अलास्का की बात करूं तो अलास्का में क्या है कि कई सारी दरारें हैं, तो दरारों से लावा निकलता रहता है, और जब दरारों का लावा, गरम गरम लावा जब बर्फ़ पर पड़ता है तो देखिए एकदम गर्म चीज़ बर्फ़ पे पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक पूरी धुएं की घाटी बनी हुई है, इसलिए उसको 10,000 धुआरों की घाटी बोलते हैं, मतलब 10,000 दरारें हैं लगभग है वहाँ पर, तो इसलिए 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का के अंदर प्रेजेंट है। तो वहाँ धुआं ही धुआं निकलता रहता है, दरारों से लावा निकलता है और वो बर्फ़ पे गिरता है तो उससे धुआं बनता है, इसलिए उसको वहाँ पर बोलते हैं अलास्का के अंदर 10,000 धुआरों की घाटी। तो ये भी ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है। और इधर आगे बढ़ते हैं तो इधर आता हमारा एशिया स्टार्ट हो जाता है। तो एशिया के अंदर देखिए आपका जापान, जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये फेमस ज्वालामुखी है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का। इसके बाद फिलीपीन की बात करता हूँ तो फिलीपीन में दो ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं, एक तो मेयान ज्वालामुखी, दूसरा है ताल, जो गाना है ना ताल से ताल मिला, वो वाला ताल है यहाँ पर। तो एक ताल है, एक मेयान है, ये दो ज्वालामुखी फिलीपींस के अंदर है। इसके बाद बात करूँ मैं तो मलेशिया के अंदर एक ज्वालामुखी है कीना बालू ज्वालामुखी कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर है। इसके बाद इंडोनेशिया में दो ज्वालामुखी है दोस्तों, एक तो सीनाबग करके है और दूसरा ज्वालामुखी है क्राकाताओ ज्वालामुखी। अब ये जो प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला है ये आगे बढ़ती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर एक ज्वालामुखी है रूहा पेहू ज्वालामुखी है। तो रूहा पेहू मतलब न्यूजीलैंड, नई लैंड पे किसी की रूह भटक रही है, रूहा पेहू, ऐसे आप याद करने की कोशिश करिए। तो आपको कुछ ये चीज़, इन ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको पता होगा कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर प्रेजेंट है। तो कम से कम इतने एग्जाम्पल तो आपको याद ही होने चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं भी क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट है। तो प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला, तो जितने भी ज्वालामुखी है उनका 65% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, और यह प्रशांत महासागर के चारों ओर की श्रृंखला है। तो हमने देखा डायग्राम में कि बीच में प्रशांत महासागर है आपका, जैसे ये वाला प्रशांत महासागर है और इसके चारों ओर की श्रृंखला है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला, चारों ओर की श्रृंखला है। और इसके अंदर और क्या पॉइंट लिखा है कि इस श्रृंखला में अलास्का क्षेत्र के में हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े ज्वालामुखी फटते हैं, जिनसे भारी मात्रा में धुएं का उद्गार होता है, इसलिए अलास्का के 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये है आपका प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला ज्वालामुखी। तो अगर आपके RAS मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना देना और ये जो भी एग्जाम्पल है वो लिख लेना और 4-5 लाइन इसके बारे में लिख देना, तो आपका एक अच्छा आंसर माना जाएगा। अब मैंने जितने भी ज्वालामुखी जो ऊपर लिखे थे उनको उनके देश के हिसाब से लिख दिया है। तो आपको क्या करना है कि ये टेबल आपको याद करनी है, तभी ज्वालामुखी से संबंधित आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो 2-3 बार लिखना दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। 2 बार देख कर लिखना, एक बार फिर बिना देखे लिखना, तीसरी बार फिर बिना देखे लिखोगे तब तक आपको ये टेबल याद हो चुकी होगी। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। पीचू पीचू पेरू के अंदर है। चिम्बोरेजो इक्वेडोर के अंदर है। कोटोपेक्सी इक्वेडोर के अंदर है। शास्ता USA के अंदर है। रेंडियर आपका USA के अंदर है। फ्यूजियामा आपका जापान के अंदर है। मेयान और ताल दोनों फिलीपींस के अंदर है। सीनाबग आपका इंडोनेशिया में है। क्राकाताऊ आपका इंडोनेशिया में है। कीनाबालू आपका मलेशिया में है। और रूहा पेहू आपका कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड के अंदर ज्वालामुखी है दोस्तों। तो ये हमने देखी प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला के ज्वालामुखी। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो सेकंड नंबर पर है मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, ये हमारी मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ से शुरू होती है? ये इधर देखिए आइसलैंड से शुरू होती है। ये मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला आइसलैंड से शुरू होती हुई ये जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य जो भूमध्य सागर है वहाँ से गुजरती हुई इधर इसकी एक उपशाखा तो अफ्रीका में चली जाती है और एक उपशाखा आगे बढ़ जाती है ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के चारों ओर से होती हुई इधर ये म्यांमार और इंडोनेशिया की तरफ निकल जाती है। तो ये है आपकी मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला। इसको मैप से एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। तो ये इसका मैप है, मैप से देखिए आप
मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, मतलब महाद्वीपों को मध्य से जा रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला। ये आपका आइसलैंड है, तो आइसलैंड से ये शुरू होती है, आइसलैंड से शुरू होती है, और ये देखिए ये अफ्रीका के ऊपर से होती हुई अफ्रीका और यूरोप के बीच में से होती हुई जाती है, तुर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के ऊपर से होते हुए हिमालय क्षेत्र से होते हुए इधर म्यांमार की तरफ, म्यांमार और इंडोनेशिया की तरफ चली जाती है। इसकी एक शाखा आपकी अफ्रीका में भी जाती है, अफ्रीका में तंजानिया में ज्वालामुखी है, किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है, तो एक शाखा इसकी, एक उप शाखा इसकी उधर चली जाती है। तो ये आपकी मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला है ज्वालामुखियों की, क्योंकि इस लाइन पर बहुत सारे ज्वालामुखी प्रेजेंट है, जो कई सारे आपके मृत ज्वालामुखी है, कई सारे सुषुप्त ज्वालामुखी है, कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी है। तो कौन कौन से ज्वालामुखी है उनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने पीली लाइन के रूप में बना रखा है उसी चीज़ को, ठीक है। तो इस लाइन पर देखते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपका आइसलैंड के अंदर जो ज्वालामुखी है उसका नाम है हेखला ज्वालामुखी। हेखला ज्वालामुखी कहाँ पर प्रेजेंट है, हेखला ज्वालामुखी आइसलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पर आपका भूमध्य सागर शुरू हो जाता है यूरोप और अफ्रीका के मध्य, तो यहाँ पर इटली पड़ता है। तो इटली के अंदर कई सारे ज्वालामुखी है और वो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कौन कौन से ज्वालामुखी है इटली के अंदर। एक है आपका स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी हर 15 मिनट बाद फटता रहता है, हर 15 मिनट बाद उससे आग सी निकलती रहती है, इसलिए उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं स्ट्रॉम्बोली को। इसके बाद एटना, एटना भी इटली के अंदर प्रेजेंट है। और एटना ज्वालामुखी के बारे में देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एटना ज्वालामुखी विश्व का प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी अगर बात करूं तो वो है एटना ज्वालामुखी। इसकी उम्र लगभग 2500 वर्ष है। ये माउंट एटना पे है, और ये जो माउंट एटना है ये इटली देश के अंदर सिसिली द्वीप है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट ज्वालामुखी की बात करूँ तो विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी इटली के अंदर प्रेजेंट है। तो इटली के अंदर हमने 3 ज्वालामुखी देखे दोस्तों, स्ट्रॉम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, एटना ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे प्राचीन ज्वालामुखी है, और विसुवियस ज्वालामुखी। तो हमने आइसलैंड में हेखला और इटली के अंदर ये 3 ज्वालामुखी देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक जो इसकी उपशाखा है वो अफ्रीका की तरफ चली जाती है। तो अफ्रीका के अंदर एक मुख्य ज्वालामुखी है किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो चोटी है, जो एक ज्वालामुखी चोटी है। तो ये कौन से देश के अंदर है, तंजानिया देश के अंदर है दोस्तों किलिमंजारो। आप इसको याद ऐसे रखना कि जो किलिमंजारो है तो अफ्रीका से देश में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है, तो वो जनजातियाँ इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी को भी मार देती है, तो किल कर देती है, किसी को भी क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इससे आपको याद रह जाएगा किलिमंजारो। और आदमी किल होने के बाद क्या हो जाता है, दुनियादारी छोड़ के चला जाता है ऊपर, तो तंजानिया तज देता है, सब कुछ तज देता है किल होने के बाद वो। तो किलिमंजारो चोटी कहाँ पर है, तंजानिया में, और ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो ये उपशाखा हमने बताई किलिमंजारो की। अब ये जो लाइन है मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए ईरान के अंदर आती है। तो ईरान के अंदर 2 ज्वालामुखी है, दोनों ही मृत ज्वालामुखी है, एक देवमंद है और एक आपका को सुल्तान है। तो देवमंद और को सुल्तान कहाँ के ज्वालामुखी है, ईरान देश के ज्वालामुखी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि देवमंद ज्वालामुखी कहाँ का है, ईरान का है, को सुल्तान कहाँ का है, ईरान का है, और ये मृत ज्वालामुखी है। अब आगे बढ़ेंगे तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए हम भारत के हिमालय तक पहुँचेंगे, और हिमालय में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है हिमालय में ज्वालामुखी, तो इसके कई सारे कारण दिए जाते हैं कि हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं है। एक तो यहाँ पर कोई समुद्र वगैरह नहीं है, समुद्र वगैरह नहीं है तो कोई प्लेटें, समुद्र वाली प्लेटें यहाँ पर नहीं मिल रही। इसके अलावा यहाँ पर जो भूपटल की बनावट में सघनता बहुत अधिक है, और ये पठार बहुत ही ऊंचा है, दरार या भ्रंश का अब यहाँ पर अभाव है, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए हिमालय में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, हिमालय ज्वालामुखी रहित क्षेत्र है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये म्यांमार में चलेंगे। तो म्यांमार में एक ज्वालामुखी है पोपा ज्वालामुखी, म्यांमार का ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है, पोपा ज्वालामुखी। अब नीचे बढ़ते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में हमें पता ही है क्राकाताओ ज्वालामुखी। तो इसके बाद जो आपकी प्री प्रशांत महासागरीय श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ तक ये होती है आपकी मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट श्रृंखला है मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं पूरी है। इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो इस श्रृंखला में विश्व के लगभग 25% भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। अब इसका विस्तार देख लो। आइसलैंड के उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए भूमध्य सागर, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के हिमालय पर्वतमाला से होते हुए म्यांमार और इंडोनेशिया के कराकाताऊ ज्वालामुखी तक इसका विस्तार जाता है। हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, इसका विस्तार जाता है। तो एक तो बता देना कि यहाँ पर 25% ज्वालामुखी आते हैं और एक इसका विस्तार लिख देना। इसके बाद ये जितने भी ज्वालामुखी हैं इन सबके एग्जाम्पल लिख देना, आपका आंसर इसमें सिमट जाएगा। तो मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला हमने देखी। अब अगली है मध्य अटलांटिक श्रृंखला। तो इसके अंदर विश्व के 8% भूकंप व ज्वालामुखी इससे मध्य अटलांटिक श्रृंखला के अंदर आते हैं दोस्तों। इसका विस्तार की बात करूं तो ये अटलांटिक महासागर है, उसके उत्तरी भाग में स्थित आइसलैंड द्वीप से लेकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप तक है, ठीक है। और इसमें समुद्र के अंदर है, अटलांटिक महासागर है तो एक समुद्र है, तो समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी है, तो उस वजह से समुद्र के अंदर ही पर्वतनुमा श्रृंखला पाई जाती है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। अब मैं इसको आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ दोस्तों, एकदम ये देखिए, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपकी 0 डिग्री जा रही है। तो इसके ऊपर का उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ऊपर वाला पार्ट उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इस लाइन पर जो कुछ ज्वालामुखी हैं जिन्होंने समुद्र के अंदर ही पर्वत का निर्माण कर रखा है, अंदर ही अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक श्रृंखला या मध्य अटलांटिक श्रृंखला के ज्वालामुखी। अटलांटिक महासागर के अंदर के ज्वालामुखी मध्य अटलांटिक श्रृंखला के ज्वालामुखी आते हैं। तो मैप से आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ पर प्रेजेंट है। अब पीछे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने हाथ से भी डायग्राम बनाया हुआ था कि 0 डिग्री है, इसके ऊपर आपका आइसलैंड से शुरू होता है और ये नीचे बोवेट द्वीप तक ये जाता है, ठीक है। तो ये होता है मध्य अटलांटिक कटक। अब कुछ 2-1% और बच गए जो अन्य क्षेत्रों में हम इनको रखेंगे। तो इसके अतिरिक्त 2% भूकंप ज्वालामुखी जो बच गए हमारे, वो कौन कौन से हैं। एक है हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हवाई द्वीप पर प्रेजेंट है। और हवाई द्वीप कहाँ पर प्रेजेंट है, हवाई द्वीप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक द्वीप है। कई सारे 7-8 द्वीपों का समूह है हवाई द्वीप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ये पश्चिमी साइड में कुछ द्वीप होते हैं, 7-8 द्वीप हैं, उनको एक साथ बोल देते हैं हवाई द्वीप। तो वहाँ पर ये सबसे शांत ज्वालामुखी है, धीरे धीरे अपना लावा निकलता रहता है इससे। तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, ठीक है, सबसे शांत ज्वालामुखी है, मोना लोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। तो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर है, ये आपको बताना है। इसके बाद कैमरून ज्वालामुखी है कैमरून देश के अंदर, और कैमरून देश है आपका अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर एक अलग से उसके पश्चिमी साइड में कैमरून देश है और वहाँ पर एक ज्वालामुखी है कैमरून ज्वालामुखी, ठीक है। ये किसी भी लाइन के अंदर आ नहीं रहे थे, इसलिए इनको अलग से अन्य क्षेत्र के अंदर रखा गया है। इसके अलावा अंटार्कटिका का एक ज्वालामुखी है माउंट इरेबस ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो अंटार्कटिका के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, हमने जितना भी क्लासिफिकेशन किया था 4 पार्ट में, उनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। हमने पहले प्रशांत महासागर के चारों ओर के ज्वालामुखी देखे, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से महाद्वीप में, कौन कौन से देश में, वो देखे। इसके बाद हमने देखा कि मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, ये चीज़ें पढ़ी। इसके बाद मध्य अटलांटिक कटक कि में क्या चीज़ आती है वो पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक है वो पढ़ा। और फिर 2-4-3 अन्य ज्वालामुखी बच गए थे, उनको भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप और कौन से देश के अंदर है। इसके बाद फिर आप 4 भागों में बांट कर उनको रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे। इस वीडियो को भी 2-3 बार सुने तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।